जय श्री राम। तो हम जो है एक ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं 1 घंटा फिज़िक्स के नाम से। इसका मेन उद्देश्य है कि 12th क्लास के जो फिज़िक्स है कोई टॉपिक्स पढ़े ताकि पेपर में बढ़िया नंबर आए और मेनली तो कि फ़िज़िक्स अच्छे से हमको समझ में आए। तो आज जैसे कि पहला दिन है तो आज हम जो है यूपी बोर्ड का अनसोल्ड पेपर है मेरे पास, इसके 2024 तक है। तो 2024 से जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए बस न्यूमेरिकल लिखना शुरू कर दूँ और फिर उसको समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्राउन कांच से एक द्विअवतल लेंस बनाना है। ऐसे एक लेंस बनाना है द्विअवतल, और कह रहा है कि लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या है। अब द्विअवतल है तो दोनों बराबर ही लेंगे। ये आर की वैल्यू कितनी हो ताकि जो उसकी क्षमता हो लेंस की वो इतनी हो, -2.5 डायोप्टर। दिया है कि जो क्राउन कांच है, मतलब जिस पदार्थ का मेरे को लेंस बनाना है उसका ये अपवर्तनांक दिया 1.65। तो लेंस की फोकस दूरी और पदार्थ के अपवर्तनांक और उसकी त्रिज्या का ये संबंध होता है अवतल लेंस के लिए। ये अदर -2/r उत्तल होता, द्विउत्तल तो 2/r होता सिर्फ। ये माइनस है और इसकी और 1/f होता है p। p बराबर होता है 1/f जब f को मैं मीटर में लूँ, लेकिन 100/f हो जाता है अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ। यानी f बराबर क्या हो जाएगा 100/p, और p की वैल्यू कितनी है 2.5 दी है, तो 100/2.5 वैल्यू आ जाएगी 40। ये माइनस है तो ये भी माइनस, ठीक है। तो f की वैल्यू तो आ गई मेरी 40, बाकी म्यू की 1.65 है और r की निकालनी है। ओके, तो 1/40 माइनस का 1.65 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.65 बचेगा, और उसको मैं 65/100 लिख लूँगा सीधा सीधा, और -2/r, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर ये कटा, ये 2 और ये 5, और 13 पंजे 65 होता है, तो ये 13। तो r तो आएगा इधर और बाकी ये 2 इधर जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा, 52। और सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि फोकस दूरी भी मैंने किस में ली थी, सेंटीमीटर में ली थी। तो r आ गया 52 सेंटीमीटर। यानी उसकी जो त्रिज्या हो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वो 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ये क्वेश्चन को लिखने में जितना टाइम लगेगा उसका 1/4 टाइम इसको करने में नहीं लगेगा, लेकिन समझाते चलते हैं। कांच का एक पतला प्रिज्म है और उसको जल में डुबो रहे, तो उसके द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, तो जो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की वैल्यू होती है डेल्टा m = n-1 × a, ठीक है। a क्या है उसका प्रिज्म कोण है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण। अब पहले वो वायु में है, ठीक है। तो वायु के लिए कांच का है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है, सीधा वही लिखता हूँ, वायु के लिए क्या लिखना। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन में भी दिया इसने 3/2। तो तब इसका न्यूनतम विचलन क्या होगा वायु में, 3/2 -1 × a। 3/2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, आधा बचेगा, यानी कि a/2, ठीक है। इसको 1 बोल देते हैं। अब जल के लिए, अब जल का जो
वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 4/3। ठीक है, तो अगर मैं कांच का प्रिज्म है उसको जल में डुबो दिया तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा Ang/AnW। यानी जल के सापेक्ष कांच का निकालना है तो कांच का पहले वायु के सापेक्ष निकाल दो और जल का भी नीचे कर दो वायु के सापेक्ष। 3/2 बटे 4/3 ये आ जाएगा 9/8। ठीक है, कुछ नहीं, इसको इस बार डेल टाइम डैश लिख दिया। डैश मतलब जल में है तो इधर क्या लिखना है, यानी कि वैल्यू जो इसे पिछले में 3/2 डाली थी इसमें 9/8 डालेंगे। 9/8 माइनस 1 इंटू ए। 9/8 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/8 बचेगा, तो 1/8 इंटू ए। ठीक है, नीचे का सारा दिख रहा है कि नहीं, ये देखो। तो जो ये a/8 है इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता 1/4 गुणा a/2 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8। और ये a/2 क्या था, ये वायु में जो न्यूनतम विचलन था वही था, तो क्या हो गया 1/4 इंटू डेल टाइम। ये डेल टाइम डैश की वैल्यू आ गई, यानी वायु के सापेक्ष क्या आ गई 1/4 आ गई। था ना आसान। अच्छा, अगर प्रिज्म पतला ना हो, पतला प्रिज्म वो होता है जिसके लिए ए की वैल्यू बहुत कम होती है, 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 60 डिग्री 65 डिग्री ये हो तब प्रिज्म के अपवर्तनांक और डेल टाइम और ए के बीच संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा लगभग थीटा होता है, साइन थीटा लगभग थीटा होता है। जब एंगल्स छोटे होते हैं तभी वही कंडीशन लेके इसी से ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया बस। ये 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में 1000 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे है ये 2 प्लेट्स, ऊपर निगेटिव प्लेट है नीचे पॉजिटिव है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ होगी, यानी इस तरह से विद्युत क्षेत्र होगा। और ये हवा में लटकी हुई है एक प्लास्टिक की गोली। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी दिया 2 सेंटीमीटर, बोल रहा है जी की वैल्यू 10 ले लो और ये बताओ कि इस गोली पर, प्लास्टिक की गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। अब इस पर जो है इसका वेट की वजह से नीचे को फोर्स लगेगा mg। किसी भी चीज़ पे mg फोर्स लगता है तो वो नीचे की ओर गिरती है ऐसे जैसे चौंक गिरे, लेकिन ये प्लास्टिक की गोली नहीं गिर रही है क्योंकि इस पर चार्ज है क्यू आवेश कुछ भी, और उस पर ये जो विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के बीच उत्पन्न होगा उसके ऊपर की ओर एक बल लग रहा है क्यू ई। ठीक है, क्यू ई विद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है, वो इसके ग्रेविटी को जो है बैलेंस कर रहा है। जल्दी चल। ठीक है, निकलते रहते हैं। तो हमको क्या पूछा इसने, हाँ अब यार ये तो इसके पास ही होगा, पूछा है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, Q इक्वल टू mg करना। अच्छा, पहली बार देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है और उस पर विद्युत बल भी ऊपर की तरफ लग रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन से चार्ज पर बल लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर कि निगेटिव चार्ज पर, बताओ। कैसे बताओगे, मतलब बताओगे भी, आवाज़ नहीं आएगी मेरे पास। ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हें पता है, पॉजिटिव चार्ज पर। और पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो ये तो एक तो आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पर कितनों की कमी है वो भाई हम पता करते हैं। हम कह रहे हैं क्यू ई बराबर है mg। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने तो तुमको ई की वैल्यू दिया ही नहीं है, क्यू का तो दिया ही नहीं है, ई का भी नहीं दिया है। मैंने कहा ये तो ठीक है, फंस गए हम। अरे कम से कम एम की तो दिया ही होगा यार। हाँ, एम का तो दिया ही है, बिना एम के कैसे चलेगा। एम का वैल्यू दिया है 3.2 × 10⁻⁻⁻15 kg।
हाँ तो ठीक है, मैं कहूँगा कि ई बराबर विभवांतर दे दिया ना इनके बीच में। हाँ तो ठीक है, मैं कहूँगा ई बराबर होता है मेरा वी बटा एल। ठीक है, विभवांतर कितना दिया तूने 1000 वोल्ट, और इनके बीच की दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये होगी मेरी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, निकाल ली। अब क्यों निकालना है खाली, तो क्यों मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इक्वल टू मास 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 और गुणा 10 जी की वैल्यू। ठीक है, एम जी। तो ये उधर चला जाएगा, 10 की पावर 5 जाएगा, क्यों आएगा 3.2 गुणा इधर 10 की पावर माइनस के 14 बचेगा, और ये 2 उधर गुणा में जाएगा, और बटे में आ जाएगा 10 की पावर 5। तो 14 और 5 कितना होता है 19। तो ये हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब तुम क्यों बराबर एन ई करके, ठीक है, आवेश का पता चल गया, तो तुमको पता चल गया होगा ये कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। ठीक है, इसकी वैल्यू ई की कितनी होती है इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो 16 चौका 64, तुम्हें पता ही चल गया एन बराबर 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास कमी है, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है ना। सिंपल, ये तो कर ही लोगे। इधर क्यों की वैल्यू इधर रखनी है, ये एन, ई की वैल्यू ये, इससे ये कट जाएगा, और 16 चौके 64 4 आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए ना। विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है और विद्युत बल भी ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। ये भी ध्यान रखना, ई बराबर वी बटा एल, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ध्यान रखना। हो गया, सफल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है कि ये ऑक्सीजन का परमाणु है, कैमरे में देख के भी बात कर लेता हूँ थोड़ी देर। तो ऑक्सीजन का परमाणु है, इसका इन्होंने द्रव्यमान दिया है 16.000, इधर देखो 0 AMU। उसके बाद बोला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना AMU होता है, 0.00055 AMU। प्रोटॉन का इतना AMU होता है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg या 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये न्यूट्रॉन का दिया है द्रव्यमान, और पूछा कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताओ। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वो इसके सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सब जिन चीज़ों का से वो मिलके बना है, उन सब के द्रव्यमान अगर मैं जोड़ूं तो परमाणु का द्रव्यमान उससे कुछ कम आता है। तो वो कुछ द्रव्यमान कहाँ चला गया, कम क्यों है, जिन जिन से मिलके बना है वो उनका द्रव्यमान। ये तो ऐसी बात होगी कि ये जो चौक का डब्बा है, इसका पूरे का द्रव्यमान इन सारे चौक के अलग अलग चौक का जो द्रव्यमान होगा प्लस इस डब्बे का जो द्रव्यमान होगा, उन सबको ऐड करूँ तो इस पूरे का उनसे कम है नहीं, नहीं। तो वो इसलिए कम है क्योंकि कुछ द्रव्यमान जो है वो उनको एक साथ रखने में, उनकी बंधन ऊर्जा बनने में चला गया है। ठीक है, नहीं तो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर नहीं फेंक देंगे, तो कुछ पावर चाहिए उनको भी पकड़ के रखने के लिए, तो वहाँ वो खर्च हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी ये सवाल खाली मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड इन सब का ही है, इसमें बहुत ज़्यादा वो होगा और वो यहीं करूँगा। ठीक है, पहले किया भी नहीं है मेरे को, तो मल्टीप्लाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये दिक्कत है। तो मेरे को इसके सारे के सारे जो अवयव है, मतलब इसके सारे न्यूक्लियॉन्स जो नाभिक के अंदर रहते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स, उन सब का मास जोड़ना है और उसमें से इस परमाणु का जो मास है वो माइनस कर देना है। तो मेरे को मिल जाएगा कितना एक्स्ट्रा मास खर्च हुआ है। ठीक है, उसको मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, किसमें, एनर्जी में। एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रोड वोल्ट लगा के, तो
फिर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हम निकाल देंगे, उसको 16 से भाग कर देंगे क्योंकि 16 न्यूक्लियन है इसमें। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो इन तीनों संख्याओं में मेरे को 8 की मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना पड़ेगा, या फिर इनको जोड़ के बाद में 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। एक देख लेते हो, लाइन में लगे हुए हैं सारे, इधर एक कम रह गया ना शायद, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5, हाँ तो 1 0 इसके पीछे देनी पड़ेगी। अब इन सारों को जोड़ देता हूँ, बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 और 2 5, जोड़ गलत ना हो जाए, बस इज्जत करो। 9 8 17, 17 और 5 22 का 2, कैरी 2, ये आगे पीछे तो है। 5 5 10, 10 9 19, 19 2 21, कैरी 2, 8 7 15, 2 17 का 7 का, 17 का 7 का ही होता है क्या? हाँ 17 का 7 का, कैरी 1 1, फिर 0 और फिर 1 1 2, तो ये हो गया। और इसमें 8 से मल्टीप्लाई और करना है, इस वाली लाइन को हटा देना। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20, कैरी 2, 8 एकम 8 2 10, वाह 0 के 0, कैरी 1, 8 7 56 और 1 57, कैरी 5, 8 एकम 8 5 13, कैरी 1 1, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16.137000 AMU, ये आ गया। तो ज़्यादा कितना है, द्रव्यमान की हानि कितनी हुई डेल्टा टाइम, वो ही है 16.137, बाद में तो 0 0 ही है, माइनस के 16, यानी कि 0.137 AMU, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 931 की, 0.137 गुणा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई साहब 931 की मल्टीप्लाई करके तो हम मर जाएंगे, और बाद में 16 से भाग भी तो करना पड़ेगा। क्या आंसर है इसका, सीधा लिख दूँगा 5वें का ख, आंसर तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, 16 से पहले ही भाग लगा लेते हैं। ये तो लेकिन डेल्टा में आया, ठीक है कोई नहीं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया। ये तो बंधन ऊर्जा होगी, आप इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। बंधन ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईबी लिख देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई 16, सही कर रहा हूँ या अल्लाह में आप पता नहीं, सही होगा। तो इससे इसको भाग देना है, 16 7 112, 16 8 128 और 9 0 16 का इसी को भाग दे लेते हैं। 931 को 16 से भाग देते हैं, 16 85 13 1, 16 चुका 16 का 8 128, 5 पॉइंट लगाया 0, 16 3 48, 2 0 1 4 0, बस इतना ही लिख लेते हैं, 58.31, तो 0.137 इंटू 58.31, ये गुना या तो तुम खुद करो या मैं एक बार कैलकुलेटर में लिख कर देता हूँ, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखा तो इसका आंसर कुछ आया 7.98 समथिंग, 988 शायद, और इतना ही होता है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से समझो ध्यान से कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो उसके सारे कंपोनेंट्स के द्रव्यमान, कंपोनेंट्स क्या होता है, देखो ये दो तो न्यूक्लियंस है, ये तो नाभिक में है, और बाहर के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने खाली नाभिक का नहीं दिया ना, पूरा परमाणु का दे दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का भी जोड़ना पड़ा। और इसमें सारे 8 थे, तो बढ़िया वो आसानी से जोड़ के 8 की मल्टीप्लाई कर दी। टोटल ये परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु के कंपोनेंट्स का पूरा द्रव्यमान टोटल करके इतना आ गया, लेकिन परमाणु का तो इतना ही है, फिर बाकी का 0.137 ये क्या है, ये है द्रव्यमान हानि, मेरा इतना AMU द्रव्यमान हानि है, ठीक है। और ये इतनी द्रव्यमान हानि है, तो वो कुल बंधन ऊर्जा कितनी है, इतनी है,
मतलब एक एमयू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और उसको 16 से भाग कर दिया क्योंकि 16 न्यूक्लियन है इसमें टोटल, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आ गई है। इजी है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा, 27 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की गणना कीजिए। इस तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा बताइए। कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन है जो 27 डिग्री सेल्सियस पर भाग रहा है कहीं, उसमें ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ था, वैसे उसका मतलब निकल गया है और इतने पे भाग रहा है, तो इसका तरंग दैर्ध्य बताओ। तो T टेम्परेचर पर किसी पार्टिकल का औसत जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो होता है 3/2 kBT। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3/2 kBT। जहाँ जो kB है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन भी ध्यान रखिए, इधर इसका जूल, टेम्परेचर केल्विन, टी मतलब टाइम नहीं है, टेम्परेचर भाग में गया, केबी का जूल पर केल्विन। ठीक है, तो हमको पता है इसका तरंग दैर्ध्य मतलब इसका डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, वही तो मैटर पार्टिकल्स के साथ यानी द्रव्य कणों के साथ उसका तरंग दैर्ध्य होता है। तो उसका वैल्यू मेरे को पता है, लैम्बडा बराबर, डे ब्रोगली नहीं बताया था कान में, h/p, पी मतलब उसका संवेग। ठीक है, और मेरे को ये भी पता है जो P होता है वो होता है √2m और उसका E काइनेटिक एनर्जी। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kBT, तो h/√2 गुणा m गुणा 3/2 kBT, तू भी रूट के अंदर आ गई, तो 2 से 2 मर गया, तो h/√3m और kBT ये होता है उसका तरंग दैर्ध्य। अब तो खाली वैल्यूज़ लिखना है सबका, तो लैम्बडा बराबर 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, h का मात्रक है, नीचे /√, लास्ट में तो जो भी हो वैल्यू मीटर में आ ही जाएगा, लैम्बडा का क्या फर्क पड़ता है, सबका कट कुटा के एंड में आंसर मीटर में आएगा, उसको फिर हम एंगस्ट्रॉम में कर देंगे। तो 3 × न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 और गुणा इसकी वैल्यू 1.38 गुणा 10⁻⁻23 और टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है, केल्विन में लिखना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 + 273 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन। केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया गुणा 300, ये हो गया। पहले 10 की पावर्स अलग अलग कर लेते हैं। इधर देखो 23 और 27, 27 और 23 कितनी होगी 50, और 50 में से 2 गया 48, और रूट लगा हुआ है, 48 रूट में से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा 24 निकलेगा, और माइनस में तो 10⁻⁻24 बाहर निकलेगी, यानी 6.626 अपॉन √, में ये 3 इधर है, एक 3 इधर है, तो एक 3 तो बाहर ही निकल जाएगा, ये बचेगा 1.67 मल्टीप्लाई 1.38 गुणा ऊपर 10⁻⁻34 और नीचे निकलेगा 10⁻⁻24। ठीक है, मीटर में आंसर था, तो 24 34 मतलब देख रहे हो ऊपर 10⁻⁻10 बचेगा सीधा सीधा, और 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये इतना इसका जो आंसर आएगा उतना एंगस्ट्रॉम मेरा लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, ये तो इधर बन गया एंगस्ट्रॉम, इधर लिख लेता हूँ। तो 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 होता है, तो और 3 हम 27, तो ये ऊपर बचेगा 3 से भाग दे करीब 2.209 लगभग,
0.0866 होता है वैसे, पर लगभग में लिख देते हैं। अपोन अंडर, ये लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा बराबर अपोन में अंडर रूट में कितना है 1.67 इंटू 1.38। तो इसके लिए तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बनता ही है, इतनी बढ़िया गुना कौन करेगा। 1.67 मल्टीप्लाई 1.38 ये हो गया 2.304, और इसका ले लेते हैं रूट, तो क्या 1.518। तो ये आ गया नीचे 1.518 और इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो 10 की पावर्स है वो सब मिलके क्या एंगस्ट्रॉम बन चुका है। तो इसको फिर से इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा सुविधा की दृष्टि के लिए ये जो 18 है ना, ये इधर 18 दिख रहा है ना, अगर सपोज तुमको तो पेन पे करना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर नहीं होगा, तो इस 18 को 20 मान लेंगे, मतलब 2 खाली 2 जीरो, इस बात का जीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये जो 9 लिखा हुआ है इधर, इसको थोड़ा बड़ा है तो इसको 10 मान लेंगे 21, तो 221। और किसी को उससे भी ज़्यादा सुविधा है तो ठीक है, तो इन दोनों को भी भूल जाओ, 22/15 ही कर देना। देखो 22/15 का क्या आंसर आएगा, 15 एकम 15, नीचे तो दिख नहीं रहा होगा पता नहीं, और 7 0.15 चौका 60 10 100 और 15 छिका 90। हाँ लगभग वही उत्तर आता है, तो मतलब आगे का भूल ही जाओ। ठीक है, क्या आंसर आएगा, लगभग 1.46 एंगस्ट्रॉम लगभग। तो उतना कौन करेगा, सीधा भाई 209 लिख रहा है तो उसको 210 मान लेते हैं, 210 क्या 200 ही मान लेते हैं, और नीचे का भी तो घटा रहे हैं ना। देखो ऊपर का ज़्यादा कर रहे हैं वैल्यू, तो नीचे का भी थोड़ा ज़्यादा करो, ऊपर का कम कर रहे हैं नीचे का भी कम करो, ताकि चेंज ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये मेरा लैम्डा का वैल्यू आ गया। कैलकुलेशन देखो सिर्फ एक जगह करना पड़ा, कितना ईजी। इसको भी अगर वैसे करना हो, सपोज इसी को करना था, तो 38 को 40 मानूंगा और 67 को 70, मतलब इसको ज़्यादा ही होता, दोनों ही ज़्यादा हो गए तो। हाँ लगभग में तो आ ही जाता, लेकिन थोड़ा सा फिर वैल्यू को थोड़ा कम कर लेता, यानी इसको मैं रूट में 1.7 इंटू 1.4 करता, इसकी मल्टीप्लाई करके देखता क्या होता है। 17 चौक 68, कैरी 6, 17 कम 17 6 23, ये हो गया 2.38। इसके आसपास स्क्वायर रूट किसका होता है, 238 के पास, 238 के पास किसका होता है, 12 13 14 15 का होता है 225, 16 का 256। इसको मैं 1.5 और 1.6 के बीच में लेना है, क्या लेता, और वैल्यू कम लेना है क्योंकि ये दोनों बढ़ाई हुई है, तो 1.5 के पास ही लेता मैं, इसको 1.5 ही लेता। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेनी है, छोटी वाली 1.5 लेता। और इधर हमने क्या लिया हुआ है 1.52 लिया हुआ है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आता, मतलब इसका आंसर अगर मैं 1.4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 7 4 8 इन सब के बीच में दूँ ना, 1.4 तक अगर मैंने सही दे दिया तो पेपर में सही मानने का, इतना और ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ी ना करें। अच्छा अभी तो ये आया न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, अभी कह रहे हैं इस तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा बतानी है। तो लैम्डा, जिस फोटोन की इतनी लैम्डा है उसका मेरे को ऊर्जा बताना है। ठीक है, ये पता है नहीं कि किस में बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में बताना है। तो देखो फोटोन का ऊर्जा क्या होता है hc/λ, लैम्डा दिया तो hc/λ, और या तो इन सब का वैल्यू रखो या इसका एक शॉर्टकट वैल्यू याद रखना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में है तो 12,400 समझ लेना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और नीचे इस लैम्डा की वैल्यू क्या है 1.45,
एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको जूल में बदलना हो तो जूल में बदल सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻। जैसे 124 को 145 से डिवाइड करना है ना, लगभग तो वही है। 124 का 125 मान लेंगे और इसको 145 ही मान लेंगे, 5 से काट देंगे, 25 5 125, 5 से ये कितना होगा, 20 ज़्यादा है तो 29 हो जाएगा, तो 25/29 हो गया। 29 का तो 29 ही चला। अब तो कर भी सकते हैं, 29 का तो पहाड़ा भी पड़ सकता है, 250, 29 अट्ठे चल जाएगा, और 30 अट्ठे कितना होता है, 240 होता है, तो 29 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 कम कर दो, 232 हो जाएगा। और क्या बचा, 18 पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0, तो भाई क्या, अब चलो 30 पंजे 150 और 30 छिका 180, तो छिकजा चलेगा, 180 174। और भाई 1 पॉइंट तक आंसर आ गया तो बहुत है, 8.6। ठीक है, लेकिन ये 145 तो है नहीं, काटा क्या हमने, तो एक्चुअली किस में आएगा, 86 में आएगा वो, 86, 8.6 है ना, इससे काट के 0.10 की पावर तो खुद से देख लेना, और 8600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग है भाई, लगभग। कैलकुलेटर से एक्यूरेट करके देखे कितना होता है, 124 डिवाइड बाई 1.45, ये कह रहा है इसका आता 85.51, जो हमने 86 लाया उसकी जगह इसका 85.51 आता। कितना ज़्यादा एक्यूरेट आया है लगभग में, दिमाग। ठीक है, 8600 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁻⁰ जूल, जूल में बदलना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेरे बोर्ड पर, ये है कि ये एस स्विच है, इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये एक बार खुला है ओपन, जिसका मतलब ऑफ होता है स्विच में, और एक बार बंद हो जाएगा यानी क्लोज, यानी जब ये सर्किट हो जाएगा जिसका मतलब ऑन होता है। ठीक है, तो खुला स्विच मतलब ओपन सर्किट मतलब ऑफ किया हुआ है, ये जो बोर्ड में ऑफ ऑन होता है मतलब करंट, खुला मतलब करंट नहीं जा रहा है, बंद मतलब करंट जा रहा है, उल्टा है। तो दोनों केस में इस 10 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान बताना है। ठीक है, तो पहला केस देख लेते हैं, जब ये खुला है, खुला है मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा, तो ये करंट इधर से जाएगा, इधर करंट जा रहा है। अब करंट क्या, दो रास्ता है कि इधर से चला जाऊं, इधर तो जा ही नहीं सकता आगे, खुला है मतलब इधर अनंत प्रतिरोध है। ठीक है, इधर R बराबर क्या हो गया, अनंत। ठीक है, और अनंत प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे मतलब प्रतिरोध हमने जोड़ा ही नहीं, फिर करंट को सारा इधर को ही जाना पड़ेगा। तो जो भी करंट आया इधर से आया, फिर इधर से गया और ऐसे जाके चला गया। ठीक है, करंट का ही रास्ता आ रहा। ठीक है, तो इधर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम प्लस 30 ओम। ठीक है, कितना हो गया, 40 ओम। धारा का मान I बराबर, अब श्रेणी क्रम में दोनों में समान धारा होगी, जितने इस 10 ओम वाले में इधर से I धारा जा रही है तो इधर भी I धारा जा रही है, V/R यानी कि 20/40 यानी 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, दूसरे केस में क्या करेंगे, इसको स्विच को बंद कर देंगे। ठीक है, ये था पहला केस। ठीक है, पहला केस, इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, अब करंट बोलेगा कि मेरे पास फिर से दो रास्ते, इधर 30 ओम में से जाऊं, इधर 0 ओम में से जाऊं। करंट कहेगा पागल हूँ, 30 में से जाऊं, इस 30 वाले को इस बार बाईपास कर देगा और करंट ऐसे चला जाएगा, ढिंग का चिका,
मतलब हवा ऐसे नहीं झूलते हुए नहीं, इस तार में को जाएगा, ठीक है। यानी इधर से करंट जाएगा ही नहीं, ये 30 वाला प्रतिरोध बीच में आएगा ही नहीं, मतलब मेरा चित्र ऐसा हो गया कुछ, ये है ही नहीं, ये अलग हो गया कट के, करंट के लिए ये है ही नहीं, ऐसा चला गया। तो कुल प्रतिरोध इस बार कितना है दूसरे केस में, R बराबर है 10 ओम। तो इस केस में धारा का मान क्या होगा, V बटा R 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। तो एक में आधा एम्पियर, एक में 2 एम्पियर। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा छोटा सा ही कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। चाहो तो तुम इन दोनों केस में इन प्रतिरोध को जोड़ सकते हो, इस समांतर क्रम में जुड़ा ना, तो एक बार तो इसको जब टोटल करोगे, एक बार तो 1/30 प्लस 1/अनंत जोड़ना पड़ेगा, 1/R बराबर यहाँ का निकालने के लिए, ये नहीं जोड़ा तो तब R की वैल्यू 30 ही आएगी, ठीक है। वो 30 जो है इसमें जोड़ दिया, इधर 10 के साथ 30 जोड़ दिया। एक बार जब ये 0 होगा, बंद है मतलब करंट जा रहा है, तो इस बार R का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। भाई 1/R में 1/0, 1/0 क्या होता है, अनंत। अनंत में कुछ भी जोड़ा सारा अनंत, तो 1/R का वैल्यू अनंत है, तो R का क्या आ जाएगा, 1/अनंत यानी 0। कंफ्यूज कर दूंगा इतना ज़्यादा बता के, स्किप करो इसको, 1-2 मिनट में जो बताया, पहले जो बताया था वही समझो कि भाई जब इधर अनंत प्रतिरोध मतलब खुला है, इधर करंट जा नहीं सकता तो ऐसे जाएगा, और जा सकता है तो फिर ये ऐसे ही जाएगा, फिर ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि इधर 0 प्रतिरोध मिल रहा है, इधर 30 मिल रहा है। तो करंट भी बड़ा स्मूथ रास्ता चुनेगा। ये पतली गली है और ये एकदम खुली चौड़ी सड़क, आराम से, तो करंट कह रहा है इधर से कौन गुजरे, हुआ हल्ला, ऐसे जाऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो चुंबक है, ये A1 और ये A2, और एक बिंदु P है, इससे भी D दूरी पर, इससे भी D दूरी पर, लेकिन एक अंतर देख रहे होंगे तुम, इस वाले के वे अक्षीय स्थिति में है, एक्सियल पोजीशन पे है, और इस वाले के निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, दोनों से D दूरी पर है। बोल रहा है कि A के कारण चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बताओ, ठीक है। और ये दोनों चुंबक का जो ताकत है, पोल स्ट्रेंथ वगैरह सेम ही होगा, तभी तो एक की वजह दूसरा बता सकते हैं। तो भाई देखो, एक जिसमें ना दो चीज़ है, तुमको विद्युत क्षेत्र वाला भी ध्यान होगा, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का होता है। देखो सपोज विद्युत क्षेत्र से हाथ धुलाता हूँ तुमको, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये -Q + Q चार्ज है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस दिशा में होता है, और वो होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r3, है ना, 2p/r3। लेकिन अगर इस बिंदु पर इधर निकालना हो तो उसकी दिशा जो है ऐसे करके टोटल ये दिशा आती है ना, यानी ये थी -Q से +Q की तरफ, और ये कैसी आई है, ऐसे आई है, और इसकी वैल्यू इस वाली स्थिति में आता है 1/4πε0 p/r3, ठीक है, ऐसे। तो यानी इधर भी इस चुंबक की वजह से मैं कह सकता हूँ एक इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ इस दिशा में ले लेता हूँ, ठीक है, B1 बोल देता हूँ, A1 की वजह से B1, A2 की वजह से B2, और इसका क्या होगा, इसका इस दिशा में होगा, देख लो ध्यान से, देखो ऐसे था, ऐसे का ऐसे, और ऐसे का, ये जो साउथ है ना, इसको -Q चार्ज जैसा समझो, और नॉर्थ को +Q जैसा, कब समझोगे, इसको ऐसे कर दो उठा के तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसको -Q जैसा समझो, इसको +Q जैसा, ऐसे, तो कुल मिला के उसका चुंबकीय क्षेत्र B1 इधर को हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो कि जो निरक्षीय वाले की वैल्यू होती है वो अक्षीय वाले से कितनी होती है, आधी होती है, ठीक है। यानी जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा,
वो ये वाले चुंबकीय क्षेत्र का और ये वाले चुंबकीय क्षेत्र का ऐड होगा, यानी जोड़ होगा, और दो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस वाले की वैल्यू जो है अक्षीय स्थिति की है 2 × 10⁻³ टेस्ला। तो इस वाले की ये B1 है, तो इस वाले की क्या हो जाएगी B2 की 1 × 10⁻³ टेस्ला, उसकी जस्ट आधी है। ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, तो नेट वेक्टर कुछ जो है इनके बीच में ऐसे कोई नेट वेक्टर आएगा, ठीक है, P वेक्टर, और ये 2 है तो ये भी 2 ले लेंगे, और वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के इनका वैल्यू निकाल लेंगे। यानी टोटल जो B की वैल्यू होगी अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, कुल विद्युत क्षेत्र, क्योंकि 90 डिग्री का कोण जब भी दो वेक्टर के बीच में हो तो अंडर रूट A² प्लस B², यही लगता है, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का। तो यहाँ 2 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। B2 की वैल्यू तो 1 है, उसकी आधी है, ये 2 तो इसने दी थी, हमने बोल दिया कि ये 2 है तो इसकी आधी ये 1 होगी। अब देखो 10⁻³ जो है उसका स्क्वायर होके जोड़ के कॉमन आके वो उसी पूरा बाहर ही आ जाएगा, 10⁻³ तो बाहर आ जाएगा। अगर तुमको ये आता है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा तो देख लियो, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ जाएगा टोटल √5 × 10⁻³ टेस्ला। समझ आया ना, आना चाहिए, नहीं तो ऐसे कर लो फिर 4 इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये 1 × 10⁻⁻6 यानी टोटल 5 × 10⁻⁻6, तो 5 तो √5 रह गया, 10⁻⁻6 रूट में से निकाला 10⁻³ आ गया। कैलकुलेशन भाई कैलकुलेशन, वो तो समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी वजह से ये अक्षय स्थिति वाला, इसकी वजह से निरक्षीय स्थिति वाला, दोनों एक दूसरे के क्या है लंबवत है, रखे इस तरीके से है कि एक दूसरे के लंबवत आए, ठीक है। और कुल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया। अगर 2 वे भी होते -q + q और एक इधर ऐसे -q + q, इनके बीच में कोई पॉइंट होता तो इसकी वजह से तो ऐसे ही होता, बीच है ना, और इसकी वजह से ऐसे होता, इस वाले की वजह से, तो उनके बीच में भी 90 डिग्री का ही कोण होना था। दिख नहीं रहा होगा, छोड़ दो, ये विद्युत वाला बता रहा हूँ, अगर विद्युत द्विध्रुव हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, क्वेश्चन का लिखने का स्टाइल थोड़ा सा बदल गया है शॉर्ट में। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला उसके कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा का मान व दिशा का परिकलन कीजिए। ये लिखना था भावना से, लेकिन लिखा ये है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कुंडली, बी इतना तल के ऊपर। 1 मिनट, कई लोग बोले इस धारा का मान तक तो ठीक था, लेकिन दिशा धारा तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, तो दिशा कहाँ से आ गई? तो दिशा तो भगानी पड़ेगी। एक्चुअली कुंडली की धारा की दिशा होती है, हाँ, वो सदिश होती है क्या? हाँ, होती तो अदिश ही है, लेकिन दिशा होती है कैसे देखते, ऐसे समझ, ऐसे कुंडली अपनी, और कुंडली है मतलब गोली ऐसे, लेकिन उसको सपोज करो पकड़ के ऐसे कर दिया, और चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा दे दिया बी की, तल के लंबवत ऊपर की ओर,
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पहले आई निकाल लेते हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2r, ये वैल्यू होता है ना। बी कितना दिया है, 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 बराबर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 गुणा पाई, पाई पाई तो किसी से कट ही नहीं रहा इधर, 22/7 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 4 पाई गुणा, ये म्यू नॉट की वैल्यू ध्यान रखना है ना, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर होता है शायद। और आई का वैल्यू तो पता ही करना है, और नीचे 2 गुणा आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ये हो गया। कम करता हूँ, इस 2 से पहले 4 को काटा 2, फिर 2 से 12 को काटा 6, फिर इस 2 काटा यहाँ 3, और इधर हो गया 11, और ये 7 हो जाएगा 21, तो इधर 7 बचा, ऊपर 11 बचा, नीचे 7 और 3 21, तो इधर हुआ है 11/21, और 10 की पावर ये -2 ऊपर जाएगा तो -5 बचेगी, गुणा 10 की पावर माइनस के 5 और गुणा आई, ये सब बचा इधर, तो इतना ये मिटोगे। यही मेरा तरीका है यार, बहुत गंदा लगता है बच्चों को ऐसे करना, मैं लेकिन जगह कम होने की वजह से करना पड़ता है। ये हटाना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा। क्या था, 11/21 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 गुणा आई। अच्छा, ये 10 की पावर माइनस के 5 है, इसके बाद 10 की पावर -4 है, ठीक है। तो इसको मैं 5 बना देता हूँ, 0.5 को 5 बना दिया तो ये 10 की पावर 5 ही बन जाएगा माइनस का। ये सब मैं कैसे कर देता हूँ, जल्दी से इस कैलकुलेशन को प्रोसेस किया करो। 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 कट गया। अब ये क्या हो गया, 11 पंजा 105 और 21 पंजे 105 और 11 चला जाएगा भाग में। अभी तो कितना आसान हो गया, 105/11 बराबर है आई का वैल्यू आ गया ये, तो कितना आ जाएगा, 11 नम 99 बचा 6 0, 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55, 5 0 तो 11 चौके, इतना एम्पियर आ गया। ठीक है, वैल्यू तो आ गया, हम समझ गए, वैल्यू तो आ ही जाता अगर फॉर्मूला था। बात है दिशा की। अब देखो, अगर मैं अपनी उंगली ऐसे घुमाऊँ ऐसे, तो ये जो मेरा अंगूठा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, तो उंगलियां मेरी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो मतलब विद्युत धारा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। अब सपोज कोई घंटा है और उसकी सुई ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो क्या कौन सी दिशा में जा रही है, घंटे की सुई कैसे आनी चाहिए थी, देखो ऐसे ऐसे जा रही है ना धारा, ऐसे 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 ऐसे, यानी नीचे से ऐसे, नीचे से ऐसे, ऊपर से ऐसे। अब ऐसे घंटे को ऐसे से ऐसे उठा के देख लिया मैंने, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो तल के लंबवत ऊपर की ओर ऐसे बाहर की ओर आ गया, तो ये कैसे जा रही है धारा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। क्लॉकवाइज कैसे होता, ऐसे होता, क्लॉकवाइज ऐसे आती अंदर आती, क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर हो जाता, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है अभी, इधर ऐसे इधर ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे है, ठीक है। तो इधर लिख देंगे वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज दिशा, यही पूछ रहा था दिशा। अगला क्वेश्चन कहाँ है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पानी पी लिया। अगला क्वेश्चन है कि ये जो चित्र है इसमें ए और बी के बीच में विभवांतर बताओ, विभवांतर क्या कितना है। अरे 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 अरे, किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, कैसे लगाते हैं कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन है बढ़िया समझ जाएंगे हम लोग।
चलो करते हैं। सपोज इधर से आई करंट निकला है, प्लस है माइनस है, आई करंट निकला, आई 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 इधर भेज दिया I1, तो इधर चला गया I माइनस I1। संधि नियम लगा दिया, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, ठीक है। इधर तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं इसी डब्बे में, तो इधर I1 भेज दिया। इधर पूरे में कितना जा रहा है, इधर पूरे में I1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक I1 आ रहा है। इधर जो है I माइनस I1 आ रहा है, I माइनस I1, दोनों इस संधि पे मिलेंगे और इधर फिर से क्या होगा, I करंट। तो इस सेल से I करंट निकाला था, इसको वापस I करंट दे दिया, ठीक है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर संधि नियम काम करता है, तो जितना करंट लिया उतना करंट दे दिया, ठीक है। अब देखो 3 क्लोज्ड लूप है इसमें, एक तो ये हो गया, अच्छा ये ए बी के अलावा भी दिया है, ये सी डी है और ये ई एफ है। तो एक तो ये क्लोज्ड लूप हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये पूरा ही हो गया। हमको 2 ही वेरिएबल है, आई और I1, तो 2 इक्वेशन आने से अपना काम हो जाएगा। तो इन 2 लूप में मेरे को किरचॉफ का लूप नियम लगाना है, लूप नियम। इस पॉइंट को कुछ बोलो क्या, G बोल देता हूँ और H बोल देता हूँ। एक चीज़ याद रखना है, सपोज कहीं मेरे को रास्ते में R प्रतिरोध मिल गया जिधर I करंट जा रहा है उसमें, ठीक है, और मैं जा भी इधर से ही रहा हूँ, करंट भी इधर से जा रहा है रास्ते में, तो मैं इसमें विभव परिवर्तन जो लूँगा मैं अपना माइनस का IR लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर से आ रहा था वापस इधर से, मतलब अपने गोल गोल रास्ते में, और करंट इधर जा रहा है मेरे अपोजिट, तो मैं विभव परिवर्तन प्लस IR लूँगा, ठीक है। ऐसे ही सेल में अगर मैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ मैं रास्ते में, मेरा ऐसा सेल पड़ा, तो ये अगर ये V वोल्ट है तो मैं इसको माइनस V लूँगा, और अगर मैं वापस आ रहा था यानी मैं माइनस से प्लस पे जा रहा था तब ये मेरे रास्ते में पड़ा तो मैं उसको प्लस V लूँगा, और बाद में टोटल कुल विभव परिवर्तनों का जोड़ मैं पूरे लूप में घूम के 0 कर दूँगा, ठीक है। ये लूप नियम है, ऐसे लगाना है। तो एक बार तो मैं जाता हूँ D से, जाता हूँ D से G, G से H, H से C, C से D, पूरा घूम के जहाँ से चले जाता वहीं आ गया। तो बंद पास बंद लूप इन क्लोज लूप, बंद पास DG HCD में D से G तक जाता हूँ तो मेरे रास्ते में कोई नहीं आता है। G से मैं देखो मैं इधर जा रहा हूँ G से H की तरफ को, और ये करंट I माइनस I1 भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, और एक ही ओम का प्रतिरोध है, तो मेरे को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, निगेटिव लेना पड़ेगा। I माइनस I1 इंटू R की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसको तो निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं देखो इधर प्लस से माइनस पे कूद गया, मेरे रास्ते में प्लस से माइनस पे आ गए तो -2 लेना पड़ेगा। फिर जा रहा हूँ H पे पहुँच गया, अब H से C पे गया, कुछ नहीं आया, D से G, G से H, H से C से D पे जाना है वापस, तो ये आया एक सेल। अब इसमें मैं माइनस से प्लस पे कूद रहा हूँ, ठीक है, तो +3 लेना पड़ेगा। फिर ये करंट इधर जा रहा है, I करंट इधर जा रहा है भाई, और मैं भी तो इधर ही जा रहा हूँ D तक मिलने, तो ये माइनस लेना पड़ेगा फिर से, माइनस का I इंटू 1, ठीक है। और D से चल के D पे पहुंच गए तो बराबर 0, बराबर क्या है 0 दे देना, ओके। तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को इधर, यहाँ पर ये -I और ये माइनस माइनस प्लस का 2I1 और -2 + 3 प्लस का 1
और ये फिर से माइनस आई इक्वल टू 0, यानी कि माइनस आई क्या हो गया भाई, ये 2i1 कैसे लिख दें, माइनस माइनस प्लस i1 भाई, -2 + 3 + 1, ठीक है। तो माइनस आई माइनस का 2i और प्लस i1 + 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होगी, ठीक है। यही चाहिए थी मेरे को, बाकी चीज़ मिटा देता हूँ, 2 इक्वेशन मिल जाए काम हो जाएगा। अगली बार इसमें घूम जाता हूँ, G से H, H से F, F से H, H से G, G से E, E से F, F से H, लिखा है कुछ, बोलता हूँ कुछ, चलता हूँ कुछ, ये E यहाँ है। तो बंद पास G, E, F, H और G, इधर से आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो G से E में तो कुछ नहीं पड़ रहा है। अब इधर करंट ऐसे जा रहा है और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ और I1 करंट जा रहा है, तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का I1। फिर मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ तो फिर से माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का 1 वोल्ट। फिर जो है मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ सेल पे, तो +2 लेना पड़ेगा। फिर इधर मैं इधर से जा रहा हूँ ऐसे, करंट मेरे अपोजिट आ रहा है, तो प्लस का लेना पड़ेगा, प्लस का I - I1, ठीक है, और बराबर 0। तो इस बार क्या हो गया, -I1 है, -I1 -2i1 हो गया, प्लस I हो गया, और क्या है +1 हो जाएगा, -1 + 2 + 1 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अगर मैं इक्वेशन इसको 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ, अब ये 2 इक्वेशन सोल्व करनी है मेरे को, लीनियर इक्वेशन क्लास 10 की, सीधा सीधा मेरे को ऐसे दिख रहा है कि I = I1 हो जाएगा। देखो इन दोनों को सोल्व करना है, तो क्या करूँ मैं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, तो माइनस का 2i, पहले इनको अच्छे से कहीं लिख लेता हूँ यार, इसको भी मिटाऊँ ना। तो एक तो ये है माइनस का 2i + I1 + 1 इक्वल टू 0, और एक ये है माइनस का 2, इसके i के नीचे i लिखता हूँ, प्लस का i है और माइनस का 2i1 है और +1 है इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इधर से देखो क्या करना है, माइनस कर देता हूँ 1 में से 2, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया, माइनस का 2i माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3i, और I1 और 2i1 क्या हो गया, प्लस का 3i1 और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3i इधर गया, 3i इक्वल टू 3i1, ये आ गया, 3i1 इधर 3i इधर, यानी कि I इक्वल टू I1। I इक्वल टू I1 का मतलब है जो मैंने I करंट इधर भेजा था वही I करंट इधर आया है, और इधर कोई करंट गया ही नहीं है, I - I1 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब करंट जो है बाहरी बाहर घूम रहा है, ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है, इस भीतर वाले इसमें तो करंट है ही नहीं। अब अगर इसमें करंट है ही नहीं तो इसका कनेक्शन ही काट देते हैं, सपोज ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अब मेरे को क्या पता करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर पता करना है। तो ए से किसी भी रास्ते से मैं बी पर पहुंच जाता हूँ, 2 चीज़ का ध्यान रखना है बस। कौन सी चीज़ का, कि एक तो जब वही धारा की दिशा में जाता हूँ तो विभव परिवर्तन निगेटिव होता है, और प्लस से माइनस पे कूदता हूँ तो निगेटिव होता है, माइनस से प्लस पे कूदता हूँ तो पॉजिटिव होता है, धारा के विपरीत जाता हूँ तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, आई की वैल्यू I1 आ गई तो वो किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, सपोज इस वाली में ही रख दिया, तो
-2i प्लस i1 की वैल्यू भी i है और +1 = 0, यानी -i = ये इधर चला जाएगा -1, यानी i का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यानी इधर से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है और 1 एम्पियर का करंट पूरे में घूम रहा है। मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा होगा रूल्स, नहीं तो मैं बताऊंगा अच्छे से। तो अब देखो असली खेल क्या है। असली खेल मेरे को पता चल गया, इधर से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है। ठीक है, वो 1 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है और इधर भी 1 एम्पियर का ही करंट है। तो मेरे को ए से बी पे पहुंचना है ताकि विभवांतर पता चल जाए। ठीक है, वी ए पे हूँ मैं, ए का विभव वी ए है। वहाँ से क्या हुआ, मैं इधर से जा रहा हूँ, ए से बी पे जा रहा हूँ, ये करंट भी ऐसे ही जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैं करंट की दिशा में जा रहा हूँ, तो क्या होगा, निगेटिव लेना पड़ेगा I × R। I भी 1 है और R भी 1 है, तो 1 वोल्ट जो है कम हो गया। फिर मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ, प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ, तो फिर से 1 वोल्ट कम हो गया। प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ, फिर से 1 वोल्ट कम हो गया। चलते चलते फिर B पहुँच ही गया, तो = VB। भाई A से 2 कम होया और फिर मैं B पे पहुँच गया, तो B पे तो हो गया VB है। तो अगर मैं निकालूँ VA - VB तो क्या होगा, ये -1 इधर चला जाएगा, 2 वोल्ट का इनमें विभवांतर हो गया। सपोज मैं इस रास्ते से ना जाता, सपोज मैं इस रास्ते से जाता, ऊपर वाले रास्ते से, ऊपर वाले रास्ते से जाके देखते हैं। पहले तो VA पे हूँ, फिर क्या हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ लेकिन करंट मेरा उल्टा आ रहा है। मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, करंट ऐसे आ रहा है, 1 एम्पियर करंट 1 ओम में, तो +1 हो जाएगा। फिर मैं प्लस से माइनस पे कूद गया हूँ, 3 वोल्ट है वो भी, तो -3 हो जाएगा और फिर B पे पहुँच गया हूँ = VB। तो यहाँ से भी तुम देख रहे होंगे VA - VB क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 ही पॉइंट है। एक धारा वाला याद रखना है कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और करंट ऐसे है तो ये -IR होगा, और मैं अगर ऐसे आता वापस तो +IR होता। बैटरी में प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ तो जितने भी वोल्ट किया, प्लस से माइनस पे गया तो -V, माइनस से प्लस पे आया तो +V। ये होता है विभव का परिवर्तन। B से इतना विभव परिवर्तन हो गया, मैं A से होके B पे पहुंच गया, तो इतने का अंतर है। अब क्लोज्ड लूप में क्या होता है, मैं D से चल के D पे ही पहुंच जाता हूँ। क्लोज लूप किरचॉफ नियम में क्या होता है कि मैं D C H करके G फिर D पे ही आ गया, तो वो होता है VD - VD। D से चल के एंड में D पे ही पहुंच गया, तो उसका तो सारा परिवर्तन मेरे को 0 लेना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं दोनों इक्वेशन में क्या करता था, भाई D से चला, इतना घट गया, इतना जुड़ गया, इतना घट गया, इतना जुड़ गया, बराबर लास्ट में 0 दे देता था। क्यों? क्योंकि D से चल के D पे पहुंच रहा हूँ। लेकिन इधर मैंने बराबर में 0 नहीं दिया, बराबर में VB दिया, क्योंकि A से चल के मैं B पे पहुंच रहा हूँ, ना कि दोबारा A पे ही आ रहा हूँ। अगर देखो इधर से चल के जितना था, इधर से चल के भी उतना ही था। तो अगर मैं इधर से चलूँ फिर वापस इधर से घूम के आऊँ, अभी तो मैं दोनों साइड इधर से जा रहा था, A से B पे ऐसे जा रहा था, इसलिए दोनों वैल्यू बराबर आ रही थी। अगर मैं इधर से जाऊँ और फिर वापस इधर से आऊँ तो इधर से जितना पॉजिटिव है उधर से उतना ही निगेटिव मिल जाएगा, या इधर से जितना पॉजिटिव मिलेगा उधर से उतना निगेटिव, कुल मिला के 0 हो जाएगा अगर मैं पूरा गोल चक्कर मारूंगा। मेरे हिसाब से समझ आया होगा तुमको। हाँ, देखता हूँ एक और क्वेश्चन होगा या 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 4 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे की ये क्लास को यहीं ख़त्म कर दें। ऐसे ही रोज़ 1 घंटा फिज़िक्स पढ़ेंगे। हमको दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्लास देखने के लिए। जय श्री राम।